तैयार हो चुका है बाजार दूसरी तिमाही के नतीजों के लिए और नतीजों का ये सीजन बेहद इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस बार फिर से उम्मीदें कम है कि कंपनियों की परफॉर्मेंस सुधरेगी। लेकिन जब कंपनियों से कम उम्मीद हो तब नतीजे जरा भी अच्छे आए तो बाजार को बड़े पसंद आते हैं, लेकिन अगर नतीजे खराब रहे तो पिटाई भी फिर जबरदस्त होती है और खासतौर से तब जब बाजार अपने निचले स्तरों से अच्छे खासे रिकवर कर चुके हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कैसे रहेंगे नतीजे और इन नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं के आर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी और प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीईओ अविनाश गोरक्षकर। आप दोनों का स्वागत है इस खास शो में Q2 कैसे रहेंगे नतीजे। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और इससे पहले कि नतीजों पर हम विस्तार से चर्चा करें, सेक्टर्स की बात करें, स्टॉक्स की बात करें, अविनाश एक आम राय जो नतीजों को लेकर बन रही है फिर से कि इस तिमाही में कुछ खास होने वाला नहीं है, यानी कि हम कम उम्मीदों के साथ ही जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये कम उम्मीदें हर बार ऐसा लगता है एक दो तिमाही बाद हालात सुधरेंगे लेकिन वैसे आसार कहीं दिख नहीं रहे। एक्चुअली आज जो इंडसइंड बैंक के नंबर्स आ गए अनिल, आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर आ गए। इनफैक्ट अगर एसेट क्वालिटी को अगर देखे, लोन बुक ग्रोथ देखे तो एटलीस्ट आज का जो पहला क्वार्टर का प्राइवेट सेक्टर का जो रिजल्ट है वो इट्स स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट। मंडे को इन्फोसिस है, मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में भी अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज मार्जिन फ्रंट पे या गाइडेंस फ्रंट पे आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स इस बात को अच्छी तरह से डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगी। बट जो साइक्लिकल सेक्टर्स है जैसे कि अभी मेटल कंपनीज में हमने काफी बड़ा बाउंस देखा है, फंडामेंटली मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी इंप्रूवमेंट टाटा स्टील या वेदांता या हिंडाल्को के नंबर्स में आएगी। तो वहां पे तो डेफिनेटली इट इज अ क्लियर केस कि यहाँ पे कोई बड़ी इंप्रूवमेंट शायद थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के बाद आएगी, क्योंकि ग्लोबली अभी सुनने में आ रहा है कि मेटल कंपनीज में ग्लोबली कमोडिटीज में एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस चालू हुई है। बट आई थिंक ब्रॉडली मार्केट ये देखना चाहेगा कि जो भी कंपनीज के नतीजे हो, जैसे आईटी में इन्फोसिस है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहती है। मेरे ख्याल से मोर इम्पोर्टेंटली आगे का जो रास्ता है, मुझे लग रहा है दिसंबर क्वार्टर में आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रेट कट का भी देखने को मिलेगा। तो दैट ऑल्सो इज अ पॉजिटिव सरप्राइज। हालांकि ये क्वार्टर सभी जानते हैं कि डिमांड लेवल पे कोई बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, टॉप लाइन भी फ्लैटिश होगा। जो भी इंप्रूवमेंट आएगी बेसिकली सॉफ्टवेयर कमोडिटी प्राइसेस से आएगी। यानी कि एक बात साफ है कि शेयर प्राइसेस भले रिकवर हुई हो, कुछ मेटल के केसेस में कुछ भी हो, लेकिन शेयर प्राइस अपनी जगह, नतीजे अपनी जगह। बिल्कुल। तो ऐसे में जो पीटे सेक्टर हैं, कमजोर सेक्टर से उससे अच्छे नतीजों की उम्मीद तो करनी नहीं चाहिए। नहीं, अगर मेटल की कोई बात करता है या रियल एस्टेट की बात करता है तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर्स में अभी भी कोई बड़ा इंप्रूवमेंट डिमांड में हमको दिख नहीं रहा है। और ये शायद यही रीजन है कि एक बार क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तो उसके बाद मार्केट शायद इनको सही वैल्यूएशन देगी। और मेरे ख्याल से जो अभी का जो ग्राउंड लेवल का सिनेरियो है, मुझे लग रहा है कि रेट कट का जो भी इम्पैक्ट इन कंपनीज को पॉजिटिवली प्ले आउट करेगा वो शायद दिसंबर और मे बी मार्च क्वार्टर में देखने को मिलेगा। ये क्वार्टर में तो डेफिनेटली पक्का नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली कोई कॉर्पोरेट को इस रेट कट का बेनिफिट मिले। बिल्कुल। हमारे साथ देवेंद्र चौकसी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। देवेंद्र भाई, ये बताएं कि हर तिमाही के में यही सुनने को मिलता है कि दो तिमाहियों बाद नतीजे बेहतर होते हुए दिखेंगे। क्या ये वही तिमाही है जिससे अच्छे नतीजों की शुरुआत होती दिखेगी या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? अनिल जी, ये जो सेकंड क्वार्टर के जो नतीजे आते हैं उसके अंदर आई थिंक काफी हद तक जो इन्फ्लुएंस रहेगी दो चीज की रहेगी। एक तो जो क्रूड ऑयल के हिसाब से जो वोलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर, उसकी एक इन्फ्लुएंस हमें देखने मिलेगी आई थिंक इन सम ऑफ दी हैवी सेक्टर्स लाइक रिफाइनिंग सेक्टर एज वेल एज इन अपस्ट्रीम सेक्टर्स, and at the same time also on the cost structure of many of the companies. Because of the volatility, I think the cost structure has not been able to give the kind of desired result in the bottom line. So that is one area. Second thing, जो रेट कट भी हुआ है उसकी भी जो हम बात करेंगे उसका भी जो बेनिफिट है ये क्वार्टर के अंदर नहीं दिखने जा रहा है। आई थिंक अर्लियर इट वाज एक्सपेक्टेड दैट आई थिंक पीपल विल स्टार्ट गिविंग द रेट कट्स टू द इंडस्ट्री, बट दैट हैज नॉट हैपेंड इन दिस क्वार्टर, which is likely to happen in subsequent quarter. So to that extent, I think you are not likely to see the major benefits coming onto the bottom line of the companies
मोर और लेस आई वुड लाइक टू से कि रिजल्ट्स कंपनियों के आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक हम जरूर बात करेंगे, बट मोर और लेस आई थिंक इट वुड फॉलो द इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर इन विच आई थिंक द बिजनेस हैज स्टार्टेड इन दिस फाइनेंशियल ईयर. I would like to believe कि second half के अंदर the things are improving because I think lot of infrastructure led activities have started picking up. So its reflection should happen in the third and the fourth quarter gradually. So certainly I think we can talk more on that subject, but I believe that I think it would be the second half in which I think you might see some improvement in the numbers. Second quarter is more or less likely to be I think a status quo quarter like the first quarter. लेकिन जैसा अविनाश भी अभी कह रहे थे कि आज इंडसइंड के नंबर्स अच्छे हैं, इन्फोसिस से भी अच्छी उम्मीद है, लेकिन अगर इसी क्वार्टर के अंदर ही देखा जाए तो जनरली होता है कि शुरुआत में नतीजों की सीजन की शुरुआत में अच्छे नतीजे आते हैं और वो बैक वेंचर्स कहते हैं ना कि जो बाद में रिजल्ट देने वाले लोग हैं, बाद में रिजल्ट देने वाली जो कंपनियां, वहां दिक्कतें हैं. इस बार भी ऐसा ही होने वाला है. देवेन भाई क्या लगता है? Yeah, I think the first half of the result season is more or less on the predicted lines, definitely. और जो प्राइवेट सेक्टर की हमने बात की और इंडसइंड के जो नतीजा है, they have come more or less on the expected lines with a shade better numbers, I think for sure. But my more important point out here is that I think they are all expected. I think the banks, private sector banks are expected to perform better. Within the public sector banks, likes of PNB and SBI, they are expected to perform better compared to the mid-tier and the smaller banks. So certainly I think this is, I think, given understanding to us. Definitely, I think one will have to look out, I think, the companies within the respective pockets or sectors in which I think we'll see the numbers in this quarter. So certainly, I think the focus will go down, I think, to the individual companies vis-a-vis, I think, the overall sectoral performance in this quarter. तो चलिए, शुरुआत तो अच्छी होगी, कम से कम हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं. इंडसइंड बैंक ने नतीजों की अच्छी शुरुआत की है, कहीं कोई निराशा नहीं, नंबर्स उम्मीद से बेहतर, एसेट क्वालिटी में सुधार के संकेत थोड़े आते हुए दिख रहे हैं और लोन ग्रोथ भी बढ़ने के संकेत. तो ऐसे में प्राइवेट बैंक से अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा सकती है. लेकिन सोमवार को आने वाले हैं इन्फोसिस के नतीजे. इन्फोसिस के नतीजों के साथ ही एक और बड़ा फैक्टर इस सेक्टर के लिए यह भी होगा कि एचसीएल टेक दे चुका है प्रॉफिट और रेवेन्यू वार्निंग. अब कैसे रहेंगे नतीजे और आईटी सेक्टर के और बाकी दूसरे सेक्टर्स के, इन पर करेंगे बातचीत हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद. सोमवार से शुरुआत होगी नतीजों की, खास तौर से इन्फोसिस के नतीजों के साथ ही, और मंगलवार को टीसीएस के भी नंबर्स आने वाले हैं. देवेन भाई, अब इस बार, पिछले बार हमने देखा टेक महिंद्रा ने प्रॉफिट वार्निंग दी थी, इस बार एचसीएल टेक ने दी है और बाजार मेंटली तो तैयार हो चुका है कि नतीजे कमजोर रहने वाले हैं. लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या कमजोर नतीजे इन प्राइस में है या फिर स्टॉक अब जिस तरह से फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर्स अगर खराब आए तो मामला गड़बड़ होगा? इन्फोसिस और बाकी आईटी कंपनियां आप कैसे देख रहे हैं, नतीजे कैसे आएंगे? एक अनिल जी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जरूर रहेगा, ये नतीजे आएंगे उसके अंदर. आई थिंक यू विल नॉट प्रोबेबली फाइंड द सेम अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स कमिंग फ्रॉम ऑल द टॉप लाइन आईटी कंपनीज. आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप लाइन टू बिगिन विथ. मेरा ऐसा मानना है कि whereas on one side HCL Technology has suggested I think the kind of a problem that they have encountered in their business. On the other side, I think you might probably see that Infosys and TCS probably are not, I think, getting as much affected as much as I think what the HCL Tech has been. So to a greater extent, I think currency related factor which has affected more to HCL Tech and the client related issues to HCL Tech, vis-a-vis that the Infosys and the TCS are not likely to get as much affected. That is what my first reading says. Given the kind of a situation कि जो डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू उनकी ज़्यादा है, तो उनका डेफिनेटली ईबिट मार्जिन जो है वो भी कंपैरेटिवली बेटर आएगा, एंड पर्टिकुलरली फॉर इन्फोसिस. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक आई एम इंक्लाइंड टू से दैट इन्फोसिस may probably meet the revenue guidance of around 10% in rupee terms. I think which is likely to probably be a confidence provider or a boost provider as far as I think the stock is concerned. Similar is case with TCS, though I think they may not go as much as 10%, but I think they may still be somewhere around 8 to 9% के आसपास उनका भी I think एक growth आ सकता है यहाँ पे. So certainly I think these two companies would be differentiated vis-a-vis the other IT pack companies, and that's where I think you will have to select your choice I think for taking investment call into the companies, because Infosys और TCS दोनों के अंदर एक दूसरा भी मैं बहुत बड़ा वेट इसमें भी देता हूँ कि the inorganic growth strategy both these companies have adopted, it has basically
basically started bringing up, I think, a different kind of a, I would say, enthusiasm in this entire company and the working structure of this company. So certainly that going forward is going to play a major role as far as the stock price is concerned. लेकिन प्राइवेट बैंक्स पर मैं देख रहा था आज जिस तरह से इंडसइंड बैंक ने नतीजे दिए, एसेट क्वालिटी में थोड़े स्टेबिलिटी के संकेत हैं। दूसरा, पिछले 1-2 क्वार्टर से अब प्राइवेट बैंक्स को लेकर भी लोगों को चिंताएं होने लगी कि एसेट क्वालिटी ठीक है या नहीं। दूसरा, चंदा कोचर का आज एक बयान भी आया, उनका यह कहना था कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल एसेट क्वालिटी बेहतर होगी। तो ऐसे में क्या लगता है, प्राइवेट बैंक्स इस बार निराश नहीं करेंगे? आपकी क्या राय है अविनाश? नहीं, मुझे लग रहा है कि एसेट क्वालिटी पे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर प्राइवेट बैंकिंग पे देखने को मिलेगा। अगर हम इंडसइंड बैंक्स के नंबर देखें तो प्रोविजनिंग का जो अमाउंट है वो पिछले क्वार्टर से काफी बढ़ चुका है। तो क्लियरली कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी पे प्रेशर आया है, और हो सकता है कि जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी हमने थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी एसेट क्वालिटी पे देखी है, एटलीस्ट फ्रंटलाइन बैंक्स में। शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हो सकता है कि जो दूसरे बैंक्स है जैसे येस बैंक है, एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक ने भी लास्ट क्वार्टर में अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन की थी, लेकिन प्रोविजनिंग का अमाउंट काफी बढ़ चुका था। तो अनिल, ये क्लियरली एक संकेत है कि अभी भी एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस जो है वो अभी भी सिस्टम में शायद 1-2 क्वार्टर्स के लिए रहेगा। तो इतना इजी नहीं है, और ये बात मार्केट्स थोड़ी बहुत डिस्काउंट कर चुकी है। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो प्रीवियस 2 क्वार्टर से प्रोविजनिंग अमाउंट और एसेट क्वालिटी डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद आए, ऐसे वो लेवल्स नहीं है। तो आपका पॉइंट राइट है कि हो सकता है कि थोड़ा सा ये फैक्टर मार्केट्स में थोड़ा सा इन बैंक्स के परफॉर्मेंसेस को थोड़ा सा ओवरशैडो करेगा। राइट। 2 ऐसे सेक्टर देवेन भाई जो घरेलू अर्थव्यवस्था पर आधारित है, एफएमसीजी और ऑटो। अब दिक्कत यह है कि इस बार चिंताएं हमारे शहरी कंजम्पशन को लेकर नहीं है, ग्रामीण इलाकों में कंजम्पशन धीमा पड़ता हुआ दिख रहा है, डिमांड कम होती दिख रही है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। क्या इन 2 सेक्टर्स के नतीजों में यह दिखेगा? एफएमसीजी के सबसे पहले बात करते हैं तो आई थिंक अगेन द कंपनीज विल हैव टू बी सेग्रीगेटेड बिटवीन द एफएमसीजी स्पेस ऑल्सो। एक तरफ हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी है कि जिनका परफॉर्मेंस मैं समझता हूं कि आई थिंक वुड रिमेन मोर ऑन द फ्लैटिश साइड। आई थिंक दे वुड प्रॉब्ली शो सम रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑन द बॉटम लाइन साइड बिकॉज कॉस्ट स्ट्रक्चर इज बेसिकली अंडर कंट्रोल, but the fact is that the top line would remain more or less on the flattish side. So certainly I think that is going to be an area where the companies are not getting the full benefit out of the consumption driven economy which we are talking about. And I think this is an area where I think these 2 companies are getting maximum impacted in the FMCG space. But I think on the other side, if you start looking at the Daburs and the Britannias of the FMCG counters, they are probably, I think, relatively better off given the kind of a portfolio profile that they have in the products. They are relatively better off. That is what my take is, and certainly I think they will have slightly better margins also to talk about in the current quarter. As far as ऑटो का जो हमने समझते हैं उसके अंदर विद इन ऑटो वंस अगेन आई थिंक 2 व्हीलर को आपको एक तरफ रखना पड़ेगा, दी एग्री बिजनेस को या एग्री प्रोडक्ट्स को एक अलग से रखना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक दी मोस्ट ऑफ दी ट्रैक्टर्स एंड फार्म रिलेटेड इक्विपमेंट बिजनेसेस have had I think the muted growth in this particular quarter. 2-wheeler similarly has a muted growth in this particular quarter, but on the other side we have seen relatively better growth in the passenger vehicle segment and relatively better growth in the light commercial vehicle segment. So to a greater extent I think that area in the auto space would probably show relatively better performance. So again I think company specific approach within this particular basket of auto as well. ये बताए, एक स्पेस जो वैसे मैं बहुत अच्छे नंबर्स की उम्मीद नहीं करता लेकिन शायद आए, वो सीमेंट की है अविनाश, और वो इसलिए कि डिमांड में कोई खास इंप्रूवमेंट है नहीं, लेकिन ये हाल ही में आपने भी सुना होगा कि किस तरह से बिल्डर्स कह रहे हैं कि सीमेंट कंपनी ने कार्टेल करके दाम बढ़ाए हैं। इसका मतलब कहीं की प्राइस रिलेशन थोड़ी बेहतर होगी। क्या आपको लगता है सीमेंट कंपनियां कुछ अच्छे नंबर्स दे सकती है? यदि हाँ, तो कौन सी कंपनियां आपके लिहाज से अच्छा प्रदर्शन करने वाली होगी? नहीं, मेरे ख्याल से सीमेंट कंपनीज की अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की परफॉर्मेंस की देखें तो काफी डिसअपॉइंटिंग था, और इस क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत प्राइस ट्रिक डेफिनेटली हो चुका है, लेकिन वॉल्यूम्स डेफिनेटली थोड़े से म्यूटेड है। अगर हम लार्ज कंपनीज की बात करें अनिल, तो मुझे अल्ट्राटेक और क्लियरली एसीसी, ये कंपनीज में एक्सपोजर लोअर लेवल्स पे मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा, क्योंकि क्लियरली सेकंड हाफ जो फाइनेंशियल ईयर का है, होपफुली काफी प्रोजेक्ट्स जो स्टॉल हो चुके थे वहां पे अगर कोई इंप्लीमेंटेशन होता है, क्लियरली अगर रेट कट के बाद कॉर्पोरेट कैपेक्स
वापस जोर से अपटिक देखने लगता है, तो डेफिनेटली पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा वो सीमेंट रहेगा। और यहाँ पे अल्ट्राटेक इसलिए क्योंकि नॉट ओनली कैपेसिटी वाइज बट ज्योग्राफिकली भी ये कंपनी की जो पोजीशनिंग है वो काफी स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूं कि बड़ी सीमेंट कंपनीज पे डेफिनेटली दाव लगाना शायद एक लॉजिकल रीजनिंग और राइट चॉइस रहेगी, क्योंकि क्लियरली मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही कोई बड़ी अपसाइड आई नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो अपटिक है वो आपको सेकंड हाफ में ज्यादा देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी पॉजिटिव सरप्राइज सीमेंट कंपनी से आएगी, लेकिन ये भी नहीं कि कोई खराब नंबर आएंगे। मोरलेस Q1 के हिसाब से सीक्वेंशियली अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो मोरलेस फ्लैटिश या मोरलेस सिमिलर परफॉर्मेंस आएगी। तो चलिए, ये राय आती हुई सीमेंट सेक्टर पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक खास बात, और वो ये कि अगर नतीजों के लिहाज से आपको ये देखना हो कौन से वो 2 या 3 सेक्टर जो अच्छे नंबर्स देंगे, कौन से 2 या 3 सेक्टर जो खराब नतीजे देंगे। साथ ही अगर आपको कोई खरीदारी करनी हो 2 या 3 शेयरों में नतीजों के पहले, और अगर किसी से निकल जाना हो, वो कौन से होंगे, इन पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। दूसरी तिमाही के नतीजे कैसे रहेंगे, इस पर है हमारी खास चर्चा, और हमारे साथ है KR चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के देवेन चौकसी और प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अविनाश गोरक्षकर। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। देवेन भाई, जानना मैं ये चाहता हूं, कोई वो सेक्टर्स जो आपके नजर में है नतीजों के लिए आज से निवेश के लायक है, या फिर जहां आपको लगता है कि कमजोर नतीजे आएंगे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? Banking or NBFCs, particularly those NBFCs which are connected with the housing finance business, I think उनके लिए ये क्वार्टर अच्छा जाना चाहिए। I think their working would be relatively better compared to others. And I think within the banking, the private sector banks, 2 or 3 private sector banks are expected to maintain the run rate which they have been showing for last so many quarters. So certainly I think this particular space is giving larger amount of comfort and confidence. Within the auto, I have already spelled out, I think selective, I think 1 or 2 companies could possibly show a little better performance. The one where I think I am little bit more circumspect about is the commodity space, क्योंकि commodity का space के अंदर industrial commodity में metal में particularly सिचुएशन इज इम्प्रूविंग फॉर बेटर, बट ये क्वार्टर में जो नतीजे आएंगे उसके अंदर ये इम्पैक्ट उसका देखने नहीं मिलेगा। तो सर्टनली आई थिंक दोज कमोडिटीज माइट सी सम अमाउंट ऑफ डैम्पिंग इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस, so one will have to be a little bit more watchful about this particular aspect. But I must say that I think the worst is getting over for industrial commodity, particularly for metal. So any fall in the correction of a magnitude of a larger degree probably would be inviting some buying opportunity by traders stroke investors. Right. तो बैंक्स और खासतौर से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां यहाँ पर नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद कर रहे हैं देवेन भाई, वहां खरीदारी करें। कमोडिटी शेयरों में थोड़ा अभी भी दिक्कत वाली बात है, नतीजे इतने अच्छे होंगे नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की बैलेंस शीट तो खराब है, कर्ज में दबे हुए हैं, तो यहाँ पर भी नतीजे अच्छे आने की उम्मीद कमी रखी जाए। ऑटो कंपनी में, चुनिंदा ऑटो कंपनी में अच्छे नतीजे आ सकते हैं, तो वहां पर आप निवेश के मौके देख सकते हैं। अविनाश, आपकी नजर क्या है, और नतीजों के लिहाज से अगर आपको खरीदारी करनी हो कौन से शेयर्स आप खरीदेंगे? नतीजे के हिसाब से अनिल हमें अशोक लेलैंड पसंद है। इनफैक्ट फोकस्ड कमर्शियल व्हीकल प्लेयर है, और इसकी सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ये जो रेट कट आया है 50 बेसिस पॉइंट का, इसका इम्पैक्ट आपको थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जरूर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अर्निंग्स ग्रोथ हमें लग रहा है कि कम से कम 200-300% YOY आएगी, और जिस प्रकार से जो भी नॉन कोर एसेट्स कंपनी निकालने की बात कर रही है, मुझे लग रहा है कि इन द नियर टर्म एक अच्छा टारगेट प्राइस अराउंड 110-115 का भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखा है कि खराब मार्केट्स में भी ये स्टॉक ने अच्छी पोजीशंस मेंटेन की है। और क्लियरली आई मीन अगर हम डिफेंसिव सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा में हमें लुपिन पसंद है। लुपिन ने जिस प्रकार का प्रोडक्ट इंक्रीज लिया है, प्लस जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको यूएस मार्केट से दिख रहा है, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का मार्केट उनके रुपया वीक होने से भी हो जाएगा। तो लुपिन इज ऑल्सो अ फ्रंटलाइन फार्मा कंपनी, जहां पे हमें लग रहा है कि नतीजे मार्केट्स को काफी सरप्राइज करेंगे, जो पहले क्वार्टर में उन्होंने नहीं किया था। तो लुपिन कैन ऑल्सो बी अ गुड बाय टू बाय इन द करंट लेवल। परफेक्ट, तो लुपिन खरीद सकते हैं, और साथ ही अशोक लेलैंड भी, जहां पर अच्छे मजबूत नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं अविनाश। तो हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है नतीजे रहेंगे मिले जुले, कुछ सुधार दिखेगा, और ऐसे में नतीजों के सीजन में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा ठीक रहेगा। जो सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं उनमें कुछ हद तक ऑटो है, कुछ हद तक NBFC और बैंकिंग शेयर है, और कुछ हद तक फार्मा शेयर भी अच्छा प्रदर्शन करने की आप उम्मीद रखकर चल सकते हैं। बैंक्स में चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये राय आती हुई दिख रही। वहीं सीमेंट शेयरों पर नतीजों के लिहाज से दबाव रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव रहेगा, कमोडिटी से जुड़े हुए शेयरों पर दबाव रहेगा, ये संकेत साफ है इस तिमाही के नतीजों में।
इस तिमाही के नतीजे से पहले इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेन भाई आपका और साथ ही अविनाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।